कर लें, and then we'll in the end I'll answer all your queries. Okay? ओके मैम। ओके, अब थोड़ा सा इसको हम रिवीजन करते हैं ताकि हम इस टॉपिक की तरफ लेकर आऊं मैं आपको। और अगर आपको याद हो कि हमने स्टार्ट किया था वेरिएबल्स के साथ, रिमेंबर हमने स्टार्ट किया था कि वेरिएबल्स दो किस्म के होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं जिसके अंदर आता है आपका डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस वेरिएबल्स, उनके ऊपर हम जाके उनको हम जब रिप्रेजेंट करते हैं, हमसे सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, उस टेबल से हम हिस्टोग्राम बनाते हैं, और उस हिस्टोग्राम को पॉइंट्स को जब ज्वाइन करते हैं तो एक कर्व बनती है जिसको कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है? सो ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो रहा है जो मैं बात कर रही हूँ? ठीक है, और आप ये लिखें, यस मैम। इट इज पेज नंबर 302, पेज नंबर 302 ऑफ योर ब्लूमैन किताब। इसकी भी एक रीडिंग कर लीजिएगा तो आपको इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा। ठीक है? तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो इन शॉर्ट उसका कॉन्सेप्ट ये है कि थाउजेंड्स एंड थाउजेंड टाइम्स मैथमेटिशियंस जब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो दे फाइनली कम आउट विद अ फॉर्मूला एंड दे फाइनली कम आउट विद अ कांस्टेंट कि उसके एक गोल्ड स्टैंडर्ड बना लेते हैं जिसमें हम जितने फिर बाद में मैथमेटिकल इक्वेशंस करेंगे या अपना जब हम थीसिस करेंगे तो उसकी जो वैल्यूज होंगी उनको जब हम पुट करके कंपेयर करेंगे तो हम हमेशा इस स्टैंडर्ड के साथ जिसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है इसको रिलेट करेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में हमारी रिसर्च की वैल्यूज कहाँ। ठीक है? तो ये इसका बैकग्राउंड है। ये आता कहाँ से है? ये कंटिन्यूस वेरिएबल्स को जब आप ग्राफ में प्लॉट करते हैं एक्स एंड वाई, और उन प्लॉटेड में से जब लाइन गुजारते हैं तो वो एक बेल शेप्ड कर्व बनती है, एंड दैट बेल शेप्ड कर्व को कहा जाता है कि नॉर्मली जो एक इनफाइनाइट पॉपुलेशन में जब वैल्यूज को आप पुट करते हैं तो वो एक बेल शेप्ड कर्व में इन्वर्टेड यू में पुट होती है और उसको कहते हैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल्स, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। और ये किसने ये कॉन्सेप्ट दिया था? ही वाज कार्ल फ्रेडरिक गॉस। इसलिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को गॉसियन कर्व भी कहा जाता है। सो इन 1977 से 85 तक ये जो थे इनका टाइम था। He was a German mathematician and a scientist. He was also known as the Prince of Mathematics, and he was also known as the greatest mathematician since antiquity. So what is normal distribution? अच्छा, इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? इसका क्वेश्चन जो है वो इसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला स्टैटिस्टिक्स में है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। सो आपको क्वेश्चन आएगा कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, व्हाट इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। आपको इसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आने चाहिए, और जो चीज नॉर्मल नहीं होती डेटा में वो उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में कैसे डेविएशन आती है, ये तीन चीजें इसकी आनी चाहिए। इसमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं। सो व्हाई आर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस सो इम्पोर्टेंट? Many dependable variables are commonly assumed to be normally distributed in a population. For example, population में क्या चीज आप देखते हैं? आप देखते हैं कि एक एरिया ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट में जितनी लेडीज हैं जो कि एजेस बिटवीन 18 to 25 हैं, तो उनमें से उनका हीमोग्लोबिन लेवल क्या है। अब आपको पता चलेगा कि चलो 18 से 25 तक की एज की लड़कियां यहाँ पढ़ रही होंगी। ठीक है, जो पढ़ रही होंगी वो उनका एज ग्रुप ऐसा है कि वो क्या खाना खा रही होंगी, मे बी वो डाइट कर रही हैं, मे बी वो ऐसी जगह पे कि उनको अवेयरनेस नहीं है हेल्दी फूड की, मे बी पानी साफ नहीं पीती और उनके अनीमिक हैं, तो उनका HB क्या होगा, उनके विटामिन D लेवल्स क्या होंगे, या उनका ब्लड प्रेशर क्या होगा। तो एक ही एज ग्रुप के एक ही एरिया के लोगों का जब आप
सारे वेरिएबल्स को प्लॉट करते हैं ग्राफ में, तो वो जो ग्राफ के बीच में से आप लाइन ड्रॉ करेंगे वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। सो वो कहता है अंटिल प्रूवन अदरवाइज, कोई भी क्वांटिटेटिव वेरिएबल को जब आप प्लेस करेंगे, उसका ग्राफ बनाएंगे और उसके बीच में से कर्व प्लेस करेंगे, तो वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। सो जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, वेरिएबल दो किस्म के होते हैं, एक वो जो बॉडी में डाला जाता है और दूसरा डिपेंडेंट जो एक वेरिएबल की वजह से दूसरे वेरिएबल में चेंज आता है और स्पाइक आती है। y जो होगा वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और x एक्सिस जो होगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल कि हम सारे जो क्लास है इंक्लूडिंग मी, मेरा हम सब जो है सॉल्ट लेते हैं और नमक वाले खाने से, सॉल्ट इनटेक से हम सबका इंडिविजुअल ब्लड प्रेशर पे क्या चेंज आता है। जब उसको वेरिएबल्स को प्लॉट किया जाएगा तो जो एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनेगी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी उसका पीक सेंटर में होगा और वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होगी। सो डिपेंडेंट वेरिएबल्स वो होते हैं जो रिएक्ट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, जो कि y एक्सिस में होते हैं। यानी अगर आप सॉल्ट इनटेक ले रहे हैं तो उस साइड पे आपका ब्लड प्रेशर होगा, या फॉर एग्जांपल आप जो है हाई फैटी डाइट ले रहे हैं तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, या आप जो है आपका इनटेक है सम मेडिसिन का और उसके बाद उसका आपका रिएक्शन, आपका आपके जो भी आपका टेस्ट होगा इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो उसका रिएक्शन होगा। तो एक चीज स्मोक कर रहे हैं तो फिर आपका लंग डिजीज होगा। सो एक वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक तरफ अगर एज होगी तो दूसरी तरफ हाइट होगी। ठीक है, तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल का जो रिस्पॉन्सेज हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। If a variable is approximately normally distributed, we can make inferences about the values of the variable. अच्छा, ये क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि आप सब जब अपने प्रोजेक्ट्स करेंगे, रिसर्चेस करेंगे, आर्टिकल्स करेंगे, जॉब में जाके सर्वेज करेंगे, तो क्या होगा कि जो डेटा आप कलेक्ट करेंगे, उस डेटा के कलेक्ट करने से पहले आप एक गैप एनालिसिस करेंगे और आप एक पब्लिक हेल्थ इशू को उठाएंगे। जब आप एक पब्लिक हेल्थ इशू को उठाएंगे तो क्या होगा कि आपने पब्लिक हेल्थ का जो आपका इशू है, फॉर एग्जांपल वो अंडर न्यूट्रिशन है, फॉर एग्जांपल वो अनीमिया है, वो जो है वो कोई डिजीज है, डायबिटीज है, तो आप वो करेंगे कि जी उन सब की जो वेरिएबल्स होंगे, उन सब वेरिएबल्स को लेके जब आप उनकी वैल्यूज को लेंगे, यानी आपने यू स्टार्टेड विद अ क्वेश्चन, देन यू टुक अ सर्वे एंड यू कलेक्टेड डेटा। उस सर्वे को जब उस डेटा को एनालाइज करना होगा तो अगेन आपने उसको कंपेयर करना होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से और बताना होगा कि जी मेरा ये डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था और इसकी बेसिस पे मीन्स ये हैं, स्टैंडर्ड डिविएशंस ये हैं, आउटलायर्स ये हैं, और आप अपने रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो जो आपने मैथमेटिकल इक्वेशन से अगेन अपने डाटा को इन्फ्रेंस निकालने होंगे वो आप पॉपुलेशन के थ्रू दिस कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, it is probability distribution of continuous variables. So we all know that continuous variable वो वेरिएबल होते हैं जिसके बीच में डेसिमल्स आते हैं, जिसके बीच में कोई गैप नहीं आता। ठीक है, और वो कंटिन्यूस वेरिएबल्स जब वो हिस्टोग्राम, वो बॉक्सेस जिनके बीच में गैप नहीं है, उनके मिडिल वैल्यूज को जब आप प्लॉट करते हैं तो वो एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व होगी। इट इज अ हाइपोथेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज ये एक आइडियल सर्कमस्टांसेस है। नॉर्मली डाटा में आउटलायर्स भी होते हैं, नॉर्मली डाटा को हमने थोड़ा सा ट्रिम भी करना होता है, लेकिन ये एक हाइपोथेटिकल वर्ल्ड में इनफाइनाइट पॉपुलेशन में डाटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जितना स्मॉल डाटा होगा उतनी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं होगी, जितना डाटा साइज, सैंपल साइज आपका बड़ा होगा उतनी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन क्लोजर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी और वो ही बेहतर होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes, ma'am. It is also known as the Gaussian curve because of the scientist
It is also known as a bell curve. It is normal distribution curve or a continuous probability distribution curve. अब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अगर आप ये देखें, ये नीचे सारा एक्स एक्सिस है और ये सारा वाई एक्सिस है. ठीक है, आप मेरा देख रही है ना जो मैं एरो लगा रही हूं. ये सारा एक्स एक्सिस पे आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और वाई एक्सिस पे आपका सारा डिपेंडेंट वेरिएबल्स है. सो हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए एक डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू होती है. ठीक है, और सपोज हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से यहाँ पे हिस्टोग्राम बनाया और उस हिस्टोग्राम के हमने बीच में सेंटर में एक एक वैल्यू को पॉइंट करके हमने बीच में से लाइन ड्रॉ की, तो वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थी. जितना सैंपल साइज बड़ा होगा उतनी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी होगी, उतना डेटा अच्छा होगा. जितनी डिस्ट्रीब्यूशन कम होगी, जैसे 5 सैंपल साइज है, 10 है, तो जाहिर है वो ना उसमें इतनी पीक होगी ना वो इतनी अच्छी कर्व होगी. सो अगर आप अच्छे रिजल्ट्स लेना चाहते हैं जो कि आप अपने रेफरेंस पॉपुलेशन पे कंपेयर करना चाहते हैं, तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि आपकी जो आपका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो फॉलो करे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का पहला पॉइंट क्या है? The first point is that it is a population of infinite population. For example, कि आपको ये तो एग्जैक्ट पता है कि पिंडी डिस्ट्रिक्ट में या रावलपिंडी सिटी में कितने फीमेल्स हैं, कितने मेल्स हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं. ठीक है, एक डेटा होगा आपके पास. लेकिन आपके पास ये डेटा नहीं होगा कि रावलपिंडी में जो एक सेक्शन में 100 घरों में कितने बच्चे हैं जो अंडर 5 इयर्स हैं और जिनके डेंटल केरीज है, या कितने बच्चे हैं जो 1 साल से कम है और उनका वेट कम है. तो कुछ पॉपुलेशंस का डेटा नहीं होता और वो इनफाइनाइट पॉपुलेशन है. आपको नहीं पता कि 1 लाख की पॉपुलेशन में इस वक्त कितनी बच्चियां जो हैं वो कॉलेज में है या स्कूल में. तो इनफाइनाइट, जैसे स्काई के ऊपर जो स्टार्स हैं उनको आप काउंट नहीं कर सकते, वो इनफाइनाइट पॉपुलेशन है. ऐसी पॉपुलेशन को करने के लिए आपको सैम्पलिंग अच्छी करनी पड़ती है ताकि आप अपनी रेफरेंस पॉपुलेशन के ऊपर उसको इन्फ्रेंसेस दे सकें. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया कि इट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. इसका दूसरा नाम जो है वो गॉसियन कर्व भी है. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है? इसमें 2 चीजें पैरामीटर्स हैं जो इसको एक्सप्लेन करती है, मीन, अर्थमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन. मीन का मतलब है कि जो पीक है कि 100 लोगों में से कितने लोगों का रुझान जो है वो सेंटर की तरफ है, मीन के करीब है. और स्टैंडर्ड डिविएशन बताती है कि उन 100 लोगों में से फैलाव कितना है, यानी ये मीन से प्लस ऊपर है, ये मीन से माइनस नीचे है. ठीक है, ये मीन से माइनस नीचे है, ये मीन से ऊपर है. सो कितने लोग हैं जो एक एवरेज से ज्यादा हैं उनके आंसर्स या वैल्यूज, और कितने लोग हैं जो कि एवरेज से नीचे हैं, यानी उनमें कितने डिफरेंस है. तो रेंज क्या है वैल्यूज की, और सेंट्रली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो ये 2 चीजें, 2 पैरामीटर्स जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को एक्सप्लेन करती है. सो जब एक कर्व होती है, आपको याद है हमने पढ़ा था कि मीन, मीडियन एंड मोड आर इन द सेम लाइन एट द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. ये पॉपुलेशन मीन के लिए म्यू है, अगर सैंपल मीन होता तो ये एक्स बार. सो व्हेन द मीन, मीडियन, मोड आर एट वन प्लेस, then there is only one peak in the population. You understand this, please? Yes, ma'am. ठीक है. और जितनी इसमें वेरिएशन होगी, जितना ज्यादा वेरिएशन होगी, उतनी ये यहाँ से जो इसकी टेल्स हैं, इसको टेल कहते हैं, जो दोनों कर्व की टेल्स हैं वो उतनी खिंची हुई, लंबी और फ्लैट होंगी. जितनी वेरिएशन हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि अगर स्टैंडर्ड डिविएशन कम होगी तो इसका मतलब है कि वेरिएशन कम है डेटा में. जितनी वेरिएशन ज्यादा होगी तो कर्व का फैलाव उतना ही ज्यादा होगा. सो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उसको हम 2 चीजों से एक्सप्लेन करते हैं, मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन.
क्योंकि इसमें एक ही पीक है, इसका मतलब है कि आपने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी किए तो मीन भी यही था, मीडियन भी वही चीज था और मोड भी वही था। अगर इसमें दो तीन पीक्स होती तो हम कहते हैं कि इसमें दो तीन मोड्स हैं, फिर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ना रहती। ठीक है। इट इज अ बेल शेप्ड एंड सिमेट्रिक कर्व। सिमेट्रिक का मतलब है इस कर्व को हाफ एंड हाफ डिवाइड कर दिया, यानी अगर ये कर्व जो है 50% मीन से नीचे है और 50% मीन से ऊपर है, सो इट इज बायलैटरली सिमेट्रिकल। याद रखो कि अभी हम जा रहे हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की तरफ। व्हेन वी आर गोइंग टुवर्ड्स इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, तो इसमें क्या होता है कि आपने जो आपका जो डिस्क्रिप्टिव डेटा था, जो कि मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डिविएशन पे खत्म हो गया था, उससे अब हमने कंपेयर करके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से अपनी इन्फ्रेंसेस निकालने, यानी एक्चुअल डेटा से बियॉन्ड जाना है। इसलिए हम इसमें इसको कहेंगे कि जी ये हमारा सेट एक स्टैंडर्ड है और इसमें हम देख रहे हैं कि एक ही पीक है, इसका मतलब मीन, मीडियन एंड मोड आर एट वन पॉइंट। The total area that lies under the curve is 1 or 100%. Now this is really important कि अब ये एक पक्का पक्का स्केल बन रहा है। आज के बाद जितनी बातें होंगी, विल गेट बैक टू दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और हम वैल्यूज इसके ऊपर पुट करेंगे और हम कहेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एक हमारा स्टैंडर्ड स्केल है। और जब हम अपनी रिसर्च का जो भी न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, जो भी हम आपको रिसर्च का क्वेश्चन आप करेंगे, आप इसके ऊपर स्केल को रखेंगे और आप कंपेयर करेंगे मीन से ऊपर है कि मीन से नीचे। मीन से ऊपर होगा तो पॉजिटिव होगा, मीन से नीचे होगा तो नेगेटिव होगा। सो अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। नंबर 1, इनफाइनाइट पॉपुलेशन के लिए। नंबर 2 कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ये कौन से है, ये क्वांटिटेटिव कंटिन्यूस डेटा के लिए। नंबर 3, दो पैरामीटर्स इसको एक्सप्लेन करते हैं, मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। The mean, median and mode lie at one point and the area under the curve is 1